हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसपी स्टडी चैनल में। हम लोग लुसेंट का सीरीज देख रहे थे, तो हम लोग लुसेंट में हिस्ट्री स्टार्ट किए थे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम विस्तता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सेनापति का प्रिय घोड़ा बऊ केफला था। इसी के नाम पर इसे झेलम नदी के तट पर बऊ केफला नामक नगर बसाया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15वां टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखा दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। धनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक आर्य अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीतिक से है। चंद्रगुप्त मगध के राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोंडा नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने का अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों को प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उनके उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंट के बने हैं। राजा का महल भी काठ का ही बना है, जिसे पत्थर के नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस
ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रावण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदुसार है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंबिसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलिपुत्र घोषाल ने की थी। मखलिपुत्र घोषाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंड्रियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहहेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के घातक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी में पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के गनहली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। भाब्रू अभिलेखों में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में है। पिलनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राज तरंगिनी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महामित्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है।
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा के और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहवजगढ़ी एवं मनसेहरा से पाकिस्तान से, और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेत्री फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख था, इनमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इनमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा शिलालेख है, इनमें भेरी घोष की जगह धम घोष को घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हमारा 5वां शिलालेख। इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा में इनमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वां में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यमन राजाओं के नामों का भी उल्लेख है, जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। 14वां अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इसे स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोजा शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोजा शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में, और लौरिया नजमगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर जो मोर का चित्र बना है। मौर्य प्रांत एवं राजधानी, उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, परासी, पूर्वी प्रांत, पाटलिपुत्र बिहार में स्थापित है। इसकी खोज रामपुरवा, यह स्तंभ चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीदेई है। इसी में लुम्बिनी ने
लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त शोह गौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एकुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षक कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य समाज में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार एवं आर्यपुत्र था। आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय पति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिनका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। उसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकार था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री, दूसरा पुरोहित है, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र होते थे। दवारिक राजकीय राजद्वार रक्षक होते थे। अंतर्वृदिक अंतपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रह करता होता था। सन्निधता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष। प्रदेशिष्ट कमिश्नर पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश नायक नगर रक्षक अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योगों का कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा करने वाला। कुछ प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य दिए हुए हैं। तो समिति था प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय समिति विदेशी को हर देखरेख के लिए। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम निर्मित वस्तुओं की विक्रय का निरीक्षक। और छठा जो था समिति बिक्री कर वसूल करना था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। पिलनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार
चंद्रगुप्त की सेना 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन के में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। सैन्य समिति और उनके कार्य दिए गए। प्रथम सैन्य समिति होता है जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय सैन्य समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ अश्वरोहियों की सेना की देखरेख, चौथा पंचम गज सेना की देखरेख, छठा रथ सेना की देखरेख। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अद्यव मात्रिक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश के 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुण्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।